मनोज जी, सीधा से सवाल, अब यहाँ से दोनों ही देश किशोर आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति के भीतर 24 घंटों में जो चेंज आया है उसके पीछे की बड़ी वजह, बड़ा कारण आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं नहीं सोचता कि यूक्रेन जो है रशिया के ऊपर रशिया के साथ स्टैंड कर सकता है। रशिया के जो ये ब्लिट्जक्रीग रही है, जो उनके एडवांसेस रहे हैं, ये बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और जो उनका कैपिटल है कीव, उसको घेरा लगा रखा है। रशिया ने, अगर देखा जाए तो, अगर आप ही ने तस्वीरें दिखाई थी, जो उनकी बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ रही थी, किस तरह से बढ़ रही थी वो, उनको उनके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं था। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उनको सपोर्ट मिल रहा है बाकियों से, लेकिन कोई मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं है उसमें, उनको सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट मिल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि यूक्रेन कुछ हथियार देने से अपने होमलैंड सिक्योरिटी को या टेरिटोरियल आर्मी जैसे सिटीजन आर्मी जिसको कहते हैं, उसको ये एलएमजी दे दे, राइफल दे दे, स्मॉल आर्म दे दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? उससे फर्क पड़ने नहीं वाला। और मैं ये समझता हूं कि रशियन ट्रूप्स जो हैं वहां पर जो कोलेटरल डैमेज कम से कम रखेंगे, क्योंकि उन्होंने इनका एंड स्टेट जो है, जो रशिया का एंड स्टेट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है, उसको यूक्रेन को या तो एनेक्स करेंगे या वो अपनी अपनी गवर्नमेंट वहां पर लगाएंगे जो गवर्नमेंट को फ्रेंडली हो, क्योंकि उनको ब्लैक सी में चाहिए, उनको यूक्रेन एक बफर जोन चाहिए। वो नहीं चाहते नेटो आगे बढ़े। वहां के नेटो के देखिए 14 कंट्री ऑलरेडी नेटो में जुड़ चुके हैं। तब मैं फौरन लौट रही हूँ, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख करेंगे। मेलिटोपोल पर रूस के दावे को ब्रिटेन ने खारिज कर दिया है। रूस जो दावा कर रहा था कि मेलिटोपोल पर उसने कब्जा कर लिया है, इसको ब्रिटेन ने कहा है कि रूस का कब्जा इस पर नहीं है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रूस ने मेलिटोपोल शहर पर कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन ब्रिटेन की ओर से इसे खारिज किया गया है और उसने कहा है कि रूस ये जो दावा कर रहा है वो पूरी तरह से झूठा, पूरी तरह से गलत और इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। विनोद भाटिया जी, प्लीज अपनी बात को आप खत्म कीजिए और ये जो ब्रिटेन की ओर से भी बातें कही जा रही हैं, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, अभी चंद सालों से चल रही है, अभी नहीं चला। यूक्रेन को जो है सपोर्ट दिया जा रहा था, उनको बताया जाता हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यूक्रेन की जो उम्मीदें थी वो मेरे ख्याल से पूरी नहीं हुई है। जो सपोर्ट जो उनको मिला है, उसको हथियार मिले हैं, 3.2 बिलियन डॉलर के हथियार मिले हैं, लेकिन वो हथियार माने नहीं रखते अगर उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिले तो। वो नेटो का हिस्सा नहीं है। साथ में एक फॉग ऑफ वॉर होता है, रशिया क्लेम करेगी और बाकी देश क्लेम करेंगे, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वहां पर ये है कि रशिया के जैसे मिलिट्री मैनूवर्स चले हैं वहां पर, मैं नहीं समझता कि यूक्रेन ज्यादा देर टिक पाएगा। और जैसे कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि ये चंद घंटे में, एक आध दिन में ये फैसला हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा कि ये डिसिसिव एक्शन हो जाएगा, ये कहां पहुंचेगा। उसके बाद जो है कहां पहुंचेगा सर? अगर मैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, अगर जल्दी से मैं 2 लाइन में जानना चाहूं, यहां पर मजबूत स्थिति में कौन नजर आ रहा है, किस ओर इशारा है आपका? रशिया। लेकिन ब्रिटेन की ओर से या बार बार राष्ट्रपति की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि उनके दावे में ज्यादा दम नहीं है और आज रात को ही फैसला कीव में जैसे ही एंट्री करेगी रूस की सेना, उसके बाद तस्वीरें और ज्यादा साफ हो जाएंगी। अश्विनी सिवाज जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि नाटो फोर्सेस से बहुत बड़ी उम्मीदें थी यूक्रेन को, लेकिन उसका किस तरह का रोल रहा है हम सब ने देखा, लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन में ही सिर्फ अब सीमित नहीं रहेगा रूस, इस तरह का डर भी इन देशों को है और इसी वजह से लंबे समय के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब नेटो ने अपनी जो रिस्पांस फोर्सेस हैं उसकी अलग अलग जगहों पर तैनाती की है और उसको सक्रिय कर दिया है। तो इसके जरिए किस तरह का मैसेज जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखो, ये समझना चाहिए कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं था, तो ये समझना कि नाटो बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा, ये तो मुझे लगता है कि सोच विचार बिल्कुल गलत था। जब तक यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं होता तब तक कोई फोर्स तो आना नहीं था। जो मिलिट्री हार्डवेयर की सपोर्ट देनी थी वो दी गई है, मगर देखो लड़ाई होती है इक्वल्स के बीच में। ये जो लड़ाई थी, रूस की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो यूक्रेन की मिलिट्री कैपेबिलिटी से 7 से 8 गुना ज्यादा है। ये 62 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है डिफेंस में, वो 6 बिलियन डॉलर है। उसकी टैंक्स, उसके एयरक्राफ्ट, उसके हेलीकॉप्टर, उसकी शिप बहुत ज्यादा है। अब बात आगे कि यूक्रेन ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा कि मुझे लगता है अगले 24 से 36 घंटे में जो है वो एक बार जीत लिया जाएगा और एक बार कीव फॉल कर गया तो यूक्रेन फॉल कर गया। अब ये सोचना कि जो ट्रुप्स लगाए जा रहे हैं नाटो के अंदर, ये घबराहट की हो सकता है रूस यूक्रेन के बाद उन नाटो कंट्री में जाने की कोशिश करेगा जो पहले वार्सा पैक्ट की थी या वो सोवियत यूनियन की थी। मुझे लगता है वो शायद वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि रूस जो है यूक्रेन में भी नहीं रहना चाहेगा। रूस एक बार जब गवर्नमेंट चेंज कर देगा, प्रो रशियन गवर्नमेंट को करके वहां से वापस आने की कोशिश करेगा,
क्योंकि लोग उसके साथ नहीं है, वो यूक्रेन में रशियन नहीं है। इसी प्रकार अगर वो जाता है नाटो की कंट्रियों में तो उसको मालूम होना चाहिए कि अगर नाटो में जाता है तो नाटो में एक पैक्ट है, अगर एक कंट्री पे भी अटैक होगा पूरा नाटो अटैक करेगा। तो जो अमेरिका अभी यूक्रेन में नहीं आ पाया या बाकी यूरोपियन कंट्री नहीं आ पाई, वो वैसा नहीं होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता रूस ऐसी बड़ी गलती करेगा कि जो यूक्रेन के बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका मुद्दा था यूक्रेन को एक बफर जोन बनाना, यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि वो उसकी रेड लाइन थी। अगर यूक्रेन के अंदर नाटो की फोर्स आती है या उसकी ब्लास्टिक मिसाइल डिप्लॉय होती है तो वो रूस के लिए एक डायरेक्ट खतरा था। जब तक वो एक बफर जोन बनता है वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा।